आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का काव्य खंड। जितने भी काव्य खंड है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन का रूपरेखा होता है उसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन का रूपरेखा है, उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आप लोग यूट्यूब में, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक अलग तरीका होगा यहाँ पर क्वेश्चन का, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी काव्य खंड है, काव्य खंड मतलब होता क्या है, एक कविता का खंड। इस खंड के आधार पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंसियर तरीके से आपको करवाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य रख के वीडियो को देखिएगा, एग्जाम में 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो भी नए व्यूअर है उनके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, तकरीबन 3 से 4 वीडियो मैंने हिंदी इलेक्टिव का बना दिया है और पहले से भी बहुत पहले मैंने 5 सेट आपका हिंदी इलेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एकदम धड़ाधड़ तैयारी कीजिए ताकि कल के एग्जाम में आप लोग फोड़ के आइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है यहाँ पर देवसेना का गीत, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पढ़ते जाऊंगा। ठीक है, पढ़ के बताऊंगा, भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको पढ़ के बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधु करियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि इस काव्य खंड का सारांश हिंदी अनुवाद करने का टाइम अभी नहीं है, ये आप लोग पहले ही कवर कर लिए होंगे, ये मानकर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, नहीं भी कवर किए हो तो चिंता करने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश में किसकी वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो वेदना है, यहाँ पर दुख में है किस प्रकार, वो किसकी दुख के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा देवसेना की। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका ख नंबर, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था, ये आपको बताना है। तो देवसेना के साथ आखिरी टाइम में नीरवता थी। ठीक है, कौन थी, नीरवता थी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग नंबर, जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं। तो उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वो पीड़ा में एकदम विहीन है, विलीन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर, देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो गया है मधु करियों के समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग नंबर, देवसेना ने स्कंद गुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया। तो इसका उत्तर होगा भ्रम के कारण। तो इसी प्रकार टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी हुबहू इसी प्रारूप में पूछे जाएंगे और इसी प्रारूप में मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूं ताकि वहां पर किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पर खंड है इसी काव्य खंड का। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पाथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। अब यहाँ पर देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। प्रस्तुत काव्यांश में बावली किसे कहा गया है। तो भाई बावली किसे कहा जाएगा देवसेना के अलावे, यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने देवसेना के जीवन में विहाग का तान उठाई थी, यानी विहाग की तान उठाई थी किसने। तो इसका उत्तर होगा स्कंद गुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग नंबर, देवसेना ने यह स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका पाथिक के रूप में। आगे यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन, और घ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में इस पंक्ति में स्वप्न से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो मतलब है स्कंद गुप्त की मधुर स्मृतियाँ यानी मीठी यादें। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस खंड का, प्रस्तुत काव्यांश में देवसेना द्वारा किसे बचाए रखने की बात की गई है। इसका उत्तर होगा यौना अवस्था। ठीक है, यानी यौन अवस्था को बचाए रखने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए उत्तर भी है, जैसे मैं आपको अगर चाहो तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर PDF दूंगा, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, आपका रिवीजन खुद ब खुद हो जाएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा काव्य खंड, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर,
पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाथी, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। देखिए वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, देवसेना के जीवन रूपी रथ पर कौन सवार होकर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका प्रलय, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन, उससे हारी होड़ लगाई पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर खा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, विपरीत परिस्थितियों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट गा नंबर, देवसेना की करुणा क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाहाकार। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट घा नंबर, देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात कहती है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी स्कंद गुप्त का प्रेम और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव, ये दोनों लौटाने की बात कर रही है इसी धरोहर के बारे में। आगे देखिए अंगा नंबर, देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव ना संभाल पाना। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं टोटल अंगा तक। यहाँ पर इन सभी का देख लीजिए उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से दिया हुआ है, आप उत्तर भी देख सकते हो जब पीडीएफ अगर मिल जाए। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट, कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला काव्यखंड, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन मैंने 2 काव्यखंड, ठीक है, ये बहुत पहले करवा दिए थे, तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जिस प्रकार अभी 1 या 2 दिन में VBI क्वेश्चन से काम चला रहे हैं, क्या आप यही चाहते हो कि आपके आने वाले भाई बहन या जो भी है जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं वो भी इसी प्रकार आने वाले टाइम में भी इसी तरह 1-2 दिन में पढ़े, पूरा साल भर का सिलेबस साल भर में कवर करे अच्छे से तोड़ तोड़ कर, यानी 1-1 दिन में। यही मैं चाहता हूँ, अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो जैक बोर्ड के लिए पूरा NCERT बुक आर्ट्स के लिए सभी का मैं NCERT बुक पूरा यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ। बस आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मोटिवेट मिलेगा, और जहाँ तक मुझे मेहनत करने का टाइम मिले मैं मेहनत करके डालूंगा। बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। का नंबर क्या आपका, उड़ते खग किसका प्रतीक है। तो इसका उत्तर होगा समस्त संसारिक मनुष्यों का। ठीक है, ये नहीं कि आप पक्षियों के समूह को यहाँ पर मार देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी भारत। ठीक है, भारत के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के लोग रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे मधुर एकदम मीठी बात बोलते हैं, उस बारे में यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, मधुमय देश से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, यानी बहुत ही मीठा बोलते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सुरधनु के समान किसे कहा गया है। इसका उत्तर होगा रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों के। आगे यहाँ पर देखिए अंगा नंबर, कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है। इसका उत्तर होगा भारत देश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट काव्यखंड दूसरा इसी का, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती दुल काती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जाग कर रजनी भर तारा। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतवासियों के स्वभाव की। ठीक है, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, भारतवासियों के स्वभाव की। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन, प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश से धरती पर क्या टपकाती है। तो इसका जो उत्तर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर खा का ऑप्शन नंबर 4, यानी सुख की बूंदे। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट गा नंबर क्वेश्चन, तारों के ऊँघने का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर गा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी रात भर टिमटिमाना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट घा नंबर, क्वेश्चन नंबर घा क्या है, अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर घा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी भारत देश में। आगे बढ़ते अंगा नंबर, अंगा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर होगा हिंसा को धर्म मानना। बाकी ये सारी विशेषता है भारत में। क्या है, किसी के दुख से द्रवित होना, अनजान व्यक्तियों को आश्रय देना, उषा का प्राणियों में अमृत रस दान करना, ये सारे खूबियां हैं भारत के, लेकिन ये आपका खूबियां नहीं है, यानी विशेषता।
अब यहाँ पर नेक्स्ट काव्यांश में जाते हैं, इसके काव्य खंड को देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। तो यहाँ पर देखिए ये काव्य खंड है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनते हैं और इसके उत्तर क्या है। कवि किस लिए गीत गाना चाहता है, तो कवि किस लिए गीत गाना चाहता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वेदना को भुलाने के लिए। ठीक है। खा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, ठग ठाकुरों ने रात लूटे पंक्ति में ठग ठाकुर किसका प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर खा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, पूंजीवादी व्यवस्था का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गा वाला। गा क्वेश्चन क्या आपका, प्रस्तुत काव्यांश में काल की संज्ञा किसे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर गा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, शोषण व्यवस्था को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट घा नंबर। और घा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या करने का निवेदन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर घा का जो उत्तर है वो है आपका चौथा नंबर, यानी गीत गाने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंगा नंबर। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, होश छूटने से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर अंगा का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी नहीं ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, हार जाना। ठीक है, यहाँ पर इसका ये उत्तर होगा। आगे यहाँ पर देखिए इसका दूसरा काव्यखंड, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बूझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कवि ने किस प्रकार की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है। इसका जो उत्तर है यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी मानवता की। आगे देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं। तो किस भाव से देख रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अविश्वास। आगे देखिए गा नंबर क्वेश्चन, संसार में कैसा जहर भरा गया है। तो गा नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, स्वार्थ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन घा नंबर। और घा नंबर क्या आपका, प्रस्तुत काव्यांश का क्या उद्देश्य है। तो घा नंबर का जो उत्तर है वो है आपका आशा का संचार करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंगा नंबर। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, पृथ्वी का तेज लुप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अंगा नंबर का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी मानव जीवन अंधकारमय हो गया है। जो काव्यांश एकदम आसान है, ठीक है, जो काव्यांश एकदम सिंपल है, वही काव्यांश का आपको काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टफ वाले अगर काव्यांश के क्वेश्चन आंसर करवा दे कोई फायदा नहीं होगा, वीडियो में सिर्फ टाइम बर्बाद करने के अलावे। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल है आपका, एक कम। अब यहाँ पर इसके काव्यांश को पढ़ते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान ले लेता हूँ। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है। हर होड़ से मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं काव्यांश के क्वेश्चन आंसर। प्रस्तुत काव्यांश में किस समय की घटनाओं अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर होगा स्वतंत्रोत्तर भारत का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन। खा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है। इसका उत्तर होगा ईमानदार। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गा नंबर। गा नंबर क्या आपका, कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के मालामाल बनने के किस तरीके का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर होगा भ्रष्टाचार या बेईमानी का। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं घा नंबर। घा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रस्तुत कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है। इसका उत्तर होगा बेईमान लोगों की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंगा नंबर। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो, पंक्ति का आशय क्या है। तो इसका आशय है यानी ये सभी, वह उनकी मार्ग की बाधा नहीं है, वह उनका प्रतिद्वंदी नहीं है, वह शोषक वर्ग के कमाए धन में हिस्सेदारी नहीं चाहता, यानी उपरोक्त कथन सभी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसके अगले काव्यखंड में। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम है, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
कवि ने किन पात्रों के माध्यम से सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है? इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर और विदुर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। खा नंबर, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? तो सत्य का। आगे यहाँ पर देखिए घा नंबर, युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो इसका उत्तर होगा सेवक। आगे यहाँ पर देखते हैं घा नंबर, सत्य का कभी दिखना और कभी ओझल होना का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है सत्य की पहचान कठिन हो गई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं अगले काव्यखंड में। अगला नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है। अंगा नंबर, यहाँ पर देखिए काव्यांश के आधार पर बताइए कि सत्य किसकी तरह भागा चला जाता है? इसका उत्तर होगा विदुर की तरह। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट दूसरा काव्यखंड। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपने कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है। वह हमें और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। सत्य को प्राप्त करने अथवा खोज करने के लिए व्यक्ति में क्या होना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर जैसे संकल्प की शक्ति का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन। खा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाने से क्या आशय है? तो इसका आशय है नवीन ऊर्जा का संचार होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गा नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सत्य एवं सत्यवादी एकाकार हो जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए घा नंबर, युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा निष्ठावान का। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दृढ़ निश्चय सत्य ने किसे अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है? इसका उत्तर होगा संकल्पवान व्यक्ति को। आगे यहाँ पर देखिए अगला काव्यखंड। जैसी समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्मेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब देखिए इसके क्वेश्चन को। अंतिम बार विदुर ने युधिष्ठिर को कैसे देखा था? इसका उत्तर होगा निर्निमेष से। ठीक है, खा नंबर क्या आपका? जब सत्य का सामना होने पर भी सत्य कुछ नहीं बोलता तब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर निराश हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट गा नंबर। प्रस्तुत काव्यांश में सत्य का प्रतीक कौन है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा विदुर। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट घा नंबर, विदुर ने किस वृक्ष के तने से टिककर युधिष्ठिर को देखा था? इसका उत्तर होगा शमी। आगे यहाँ पर देखिए अंगा नंबर, धर्मराज की संज्ञा किसे दी गई है? इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर को। ठीक है, यहाँ पर देखिए तोड़ो, यहाँ पर काव्यखंड में वसंत आया जो है इस काव्यांश को करने वाले। ठीक है, जैसे बहनदा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से निहाए हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्यांश है, ये 100% एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी वसंत ऋतु के आने का। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है? तो खा नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो खा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा फिरकी नामक खिलौने से, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे यहाँ पर देखते हैं गा नंबर क्वेश्चन। गा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? प्रातःकाल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर गा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी हवा। आगे यहाँ पर देखिए घा नंबर, कवि को वसंत के आने की सूचना कैसे मिली? तो घा नंबर का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त में से सभी। क्यों? चिड़िया के कूकने से मिला कि भाई वसंत आ गया, गुनगुनी हवा से, पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज़ों से। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते अंगा नंबर, कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है? तो अंगा नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी दा। अभी मैंने शुरू वाला लाइन में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी के यहाँ पर अगले काव्यखंड को। यहाँ पर देखिए, और यह कैलेंडर यह मालूम था आमुक दिन आमुक वार मदन महीने को होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल,
आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होएंगे यशस्वी। मधुमस्त पीक भौरे आदि अपना अपना कृतव्य अभ्यास करके दिखवाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान युग में वसंत आगमन का पता कैसे चलता है? अब यहाँ पर ये नहीं कि अपने से आंसर मार देना, यहाँ पर इस काव्यखंड में दिया हुआ है कैलेंडर से, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए खा नंबर, दफ्तर से छुट्टी मिलने यानी मिलना किस बात का प्रमाण था? तो इसका उत्तर होगा वसंत पंचमी का, ठीक है, कि वसंत पंचमी आ चुका है। यानी वसंत पंचमी जानते हो ना, क्या छुट्टी होता है? सरस्वती पूजा। आगे यहाँ पर देखिए गा नंबर, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने अप्रत्यक्षता किस पर व्यंग किया है? इसका उत्तर होगा आधुनिक व्यस्त एवं संवेद शून्य जीवन शैली, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता था? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है कविताएं पढ़ते रहने से, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंगा नंबर, पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा भंवरे और कोयल, ठीक है।